नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। तो इस बुलेटिन में हर वो अपडेट बताएंगे जिस पर सबकी नजर दिन भर होगी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात। MP में खुलेंगे 11 नए केंद्रीय विद्यालय। छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी। CM डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। आज नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। CM डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। 5 देशों के प्रतिनिधि और 75 बड़े निवेशक होंगे शामिल। MP में 27% OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का आदेश। बढ़े हुए 13% OBC आरक्षण पर रोक बरकरार। याचिकाओं को 5 अलग अलग वर्गों में बांटने के निर्देश। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो बेनामी संपत्ति मामले में अजीत पवार को क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके अलावा प्रदर्शन के बाद BPSC बिहार PSC ने नॉर्मलाइजेशन नहीं करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिले तो लीड करूंगी, ममता बनर्जी ने कहा है। इसके अलावा राहुल गांधी की नागरिकता का केस, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। अगर फेंगल तूफान की बात करें तो तमिलनाडु को केंद्र से अब 944 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिलेगा। बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की। सीरिया के 2 बड़े शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है, जबकि विदेश मंत्रालय ने लोगों को सीरिया न जाने की सलाह दी है। तो ये वो 7 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज सबकी नजर भी होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़ा प्रशासनिक अपडेट आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने IPS विकास कुमार का निलंबन अब खत्म कर दिया है, बहाल कर दिया उन्हें। कवर्धा के लोहारीडीह मामले में राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित किया था। निलंबन खत्म होने के बाद अब उन्हें पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया। 2022 बैच की IPS हैं विकास कुमार। उनको सरकार ने 18 सितंबर को सस्पेंड किया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच हुई थी, उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। करीब 2.5 महीने बाद अब उन्हें पोस्टिंग दी गई है। निलंबन रद्द करने के आदेश में कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक के प्रतिवेदन में विकास कुमार के कार्यों में अनियमितता और लापरवाही नहीं पाई गई। इसी वजह से उनका निलंबन अब रद्द हुआ है, सस्पेंशन रद्द हुआ है, उनको बहाल कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय में उनकी नई ड्यूटी लगी है, वो वहां पर पदस्थ अब होंगे। जबलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 27% OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। बढ़े हुए 13% OBC आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने 27% OBC आरक्षण पर फाइनल हियरिंग की जो तारीख है वो तय की है। 20 जनवरी 2025 को इन मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच का सरकार को निर्देश है कि OBC आरक्षण संबंधी सभी याचिकाओं का वर्गीकरण कर दिया जाए। याचिकाओं को 5 अलग अलग वर्गों में बांटने के निर्देश दिए गए हैं। एक वर्ग में वो तमाम याचिकाएं शामिल हों जो 27% OBC आरक्षण के पक्ष में है। एक वर्ग में उन याचिकाओं को जगह दी जाए जहां 27% आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। तीसरा वर्ग वो हो जहां पर 27% नहीं बल्कि आबादी के हिसाब से तकरीबन 50% OBC आरक्षण की मांग की जा रही है। तो ऐसे 5 कैटेगरी बनाने को कहा गया है सरकार को हाईकोर्ट के द्वारा और वर्गीकृत किया जाए। जो सभी याचिकाएं हैं उनको मिला दिया जाए, 5 वर्गों में बांट दिया जाए। एक वर्ग उसमें हो जिसमें 27% आरक्षण के जो लोग पक्ष में हैं, एक वर्ग वो जिसमें 27% के विरोध में है आरक्षण के, और एक वर्ग वो जो ये मानता है कि 50% से ज़्यादा OBC आबादी है और इसी के आधार पर 50% OBC आरक्षण मिलना चाहिए। तो इन तमाम वर्गों की सुनवाई जो याचिकाएं हैं अलग अलग वर्ग की वो अब 20 जनवरी 2025 को होगी। फाइनल हियरिंग होगी, तारीख तय कर दी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC की तरफ से आयोजित सिविल जज मुख्य परीक्षा 2023 के मूल्यांकन मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि उम्मीदवार परीक्षा पैटर्न के
पूर्व सूचना के हकदार नहीं हैं और परीक्षा पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। बता दें आपको कि 7 जून 2023 को सिविल जज भर्ती के लिए 49 रिक्तियों की घोषणा हुई थी। उम्मीदवारों को इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया था कि उनके उत्तर अनिवार्य अनुक्रमिक प्रारूप का पालन नहीं किया गया। इस पर याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनमें आरोप लगाया गया कि सीजीपीएससी ने प्रक्रिया के दौरान नियमों को जो बदला वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उन्हें परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव के कारण मनमाने ढंग से अयोग्य घोषित किया गया है, उन्हें परीक्षा से पहले नहीं बताया गया। केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 85 नए केंद्रीय विद्यालय केवी और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई, जिसके तहत एमपी में 11 और छत्तीसगढ़ में 4 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया एक्स पोस्ट कर आभार जताया है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में मेट्रो के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली है। साथ ही मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस बनाए जाने का फैसला भी लिया है। वहीं हायर एजुकेशन लोन पर 75% क्रेडिट को मंजूरी दी है। यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किए जाने का फैसला किया। ऐसे तमाम फैसले हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो स्टूडेंट्स के लिए है, 11 नए केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश में खुलेंगे और 4 नए केंद्रीय विद्यालय छत्तीसगढ़ में खुलेंगे। एक महत्वपूर्ण फैसला। और कहां पर होगा? छत्तीसगढ़ के बेमेतरा और जांजगीर में नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे और मुंगेली और सूरजपुर, ये वो 4 जगह हैं जहां पर नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। एमपी में कहां? अशोकनगर, उज्जैन, नागदा, इसके अलावा मैहर, बालाघाट के तिरोड़ी, यहाँ पर ये नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसके अलावा बात करें तो सिवनी के बरघाट और निवाड़ी में भी नए केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश में खुलेंगे। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालिदास कोलंबकर ये प्रोटेम स्पीकर बने हैं। 288 विधायकों को ये शपथ दिलाएंगे सदन में। 9 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। और आज से 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें प्रोटेम स्पीकर 288 जो नव निर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा। नर्मदापुरम से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नर्मदापुरम आज दौरा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वो शामिल होंगे। 5 देशों से उद्योगपति भी आ रहे हैं और करोड़ों का निवेश आज मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग को मिल सकता है। मोहासा के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का स्थापना भी वहाँ पर होगा। राउंड द टेबल उद्योगपति से वो चर्चा करेंगे 1 to 1। और IBC 24 कॉन्क्लेव एमपी माइंड समिट में भी मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे। आप देखना ना भूलें, भोपाल में शाम 7:30 बजे कार्यक्रम है और प्रदेश के मुखिया भी IBC 24 माइंड समिट पाथ टू प्रोग्रेस में शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश को लेकर उनके क्या विजन है, तमाम जो पॉलिटिकल गलियारों में सुर्खियां चल रही हैं, बातचीत चल रही है, उस पर बातचीत करेंगे। आप देखना ना भूलें, 7:30 बजे इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीएम विष्णुदेव साय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। एम्स रायपुर में सुबह 11:30 बजे इसका शुभारंभ वो करेंगे। सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण में भी वो शामिल होंगे। IGKV के कृषक सभागार में दोपहर 2:30 बजे ये कार्यक्रम होगा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो सुबह 11:30 बजे एम्स रायपुर में और आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण में भी
कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। अगली खबर कवर्धा से है, जहां सीएम साय की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। दरअसल मुख्यमंत्री साय जिले के ग्राम कुसुमघटा में वीएचपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री साय वधू को आशीर्वाद देने के बाद वैवाहिक घर से निकलकर गांव के ही एक स्कूल में मौजूद वर को आशीर्वाद देने निकले थे, लेकिन गांव की सकरी गली में सीएम का काफिला फंस गया। बीच रास्ते में एक अनजान शख्स का कार वहां पर खड़ा था, जिसकी वजह से करीब 10 मिनट तक काफिले को रोकना पड़ा। इस दौरान सुरक्षा बलों ने सीएम को सर्कल बनाकर घेर रखा था। कार नहीं हटने के चलते वर को बिना आशीर्वाद दिए ही मुख्यमंत्री वापस लौट आए। सीएम की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। मतदाता सूची में नाम कटने पर नशेड़ी का बीएलओ को धमकाने का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो भिलाई के शास्त्री नगर मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है। दरअसल कुछ साल पहले मतदाता सूची में नाम कटने से जित्तू नाम का एक युवक बूथ लेवल अधिकारी महिला बीएलओ को धमका रहा था। महिला शिक्षक उस युवक को समझाती भी दिखी। युवक और उसका परिवार जब वहां रहता ही नहीं है तो उनका नाम मतदाता सूची में रहेगा कैसे, ये तर्क दिया जा रहा था। लेकिन समझाने के बाद भी जो नशेड़ी जित्तू है ये युवक माना नहीं और लगातार वो धमकी देता रहा। कहा कि हत्या करा देने तक की बात कह दी इसने। इधर युवक की हरकत को एक जो साथी शिक्षक थे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ अंगूठा और यहाँ डॉक्यूमेंट जब यहाँ बाप का है क्या इंसान जहाँ रहता है वहाँ वोट डालता है। अभी दिखाऊं हिसाब किताब की जरूरत क्या है भाई। कैसे आप बोल दिए? क्या बोल दिए? अरे आप ही आए थे क्या? जी हाँ मैं ही। आप ही मेरा नाम काटे हो ना। हाँ, अब देखो नहीं रहो। आप समझ गए मैं। हाँ, ठीक है। और जो मेरा नाम काटा था ना उसको दे दिया हूँ गच्चा। आप ही नाम काटे हो ना, अब जाके मिलना। काटे नहीं है वो तो मैं समझ गया कहानी किसका। अब आपका अब देखिए नाम कट गया मतदाता सूची से तो कितने बौखलाए हुए हैं, लेकिन नशे में इस तरह की हरकत करना कितना उचित है, कार्रवाई होगी उस पर जरूर। बढ़ते आगे। ड्यूटी के दौरान जीएसटी इंस्पेक्टर को धमकाया जा रहा है और जो कारोबारी धमका रहे थे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। स्टेट जीएसटी की टीम ने रायपुर के दोनों कारोबारियों के दफ्तर पर दबिश दी और कारोबारियों के दस्तावेज कागजात खंगाले हैं। जीएसटी अधिकारियों को धमकाने की खबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गंभीरता से लिया और दोषी कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद जीएसटी की टीम ने दोनों कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें गुड़ियारी की योगेश कमर्शियल फर्म पर एक महिला के नाम पर है और महिला के पति ने जीएसटी अधिकारी को सीएम और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नाम पर धमकाया था। ऑडियो आप तक भी हमने पहुंचाया था। दलदल सिवनी के जगन्नाथ कंस्ट्रक्शन के मालिक ने भी एक अन्य जीएसटी इंस्पेक्टर को ऐसे ही धमकाया था। अब देखिए जो धमका रहे थे कारोबारी जीएसटी इंस्पेक्टर्स को, अब उन्हीं के घर फिर से छापा पड़ा है दफ्तर में और कागजात उनके खंगाले जा रहे हैं। धौंस दिखाया जा रहा था मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के नाम पर।